हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार। आज एक बार फिर से स्वागत है अदिति क्लासेस के। बच्चों, आप लोगों को पता है कि अब 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जिनमें एक लॉन्ग टाइम लगता है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड भी कर चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जो जो टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं ना, वही आप पढ़ लो जो मैंने वीडियोस में और स्पेशली मेंशंस किए। और फिर मैंने उसमें ये भी बताया था कि आज की जो क्लास हो रही है, उस क्लास के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा आंसर कैसे लिखें। देखो, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जो आपको नए नए तरीके के सेगमेंट्स बताएंगे, नई नई तरीके की चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक साइंटिफिक तरीका अगर आप लोगों को बता दिया जाए तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे आंसर्स को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और उतने ही स्मार्ट तरीके से ना आप नंबर को अपनी झोली में डाल सकते हैं। वीडियोस बहुत हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में खास क्या है? मेरी इस वीडियो में खास सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका देने जा रहा हूँ आंसर लिखने का। आप लोग अक्सर देखते हैं कि सोशल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, जिसमें राइटिंग तो ठीक है, एक काम कर जाती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग ना उन शब्दों के साथ साथ उस साइंटिफिक तरीके को भी पकड़ो जहां से आंसर बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, मतलब आप कैसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब आंसर पकड़ने का तरीका मतलब हो गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब हर आंसर के अंदर ही एक ऐसे मतलब एक ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो आपको लिखते समय ध्यान रखना होता है कि अच्छे पॉइंट्स कैसे लिखें। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है, तो बिल्कुल सही है। आज हम उसी कहावत को पूरी करेंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर हमें आंसर ही ढूंढने हैं, जिससे कि एग्जाम के अंदर जब आप बैठो तो आपको ये नर्वसनेस ना हो अपने अंदर, ये बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना हो कि ये शब्द कहाँ से आ गया, ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो अगर कोई भी टॉपिक आपसे छूट जाता है या आपको नहीं याद होता है, तो उसके लिए मैं जो बता रहा हूँ बस वो तरीका अपना लेना। ठीक है, बाकी की कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। तो भैया, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो ना, तो आप ले आओगे नंबर, उतने नंबर ले आओगे जितने आपकी काबिलियत है ना, उससे ज़्यादा। मैं दावा नहीं करता हूँ आप लोगों को कि आप 80%, 90%, इतना परसेंट उतना परसेंट, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर बच्चे की अपनी खुद की एक कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी के अंदर रहकर ही उस बच्चे को काम करना होता है। तो बस अब ये जो आंसर है, जो जो चीज़ें मैं आपको इस आंसर्स में लिखवाने जा रहा हूँ, बस उसको ध्यान देना। पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद में एक आंसर पूरा लिख के दिखाऊंगा कि सोशल साइंस के अंतर्गत चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, तीनों सब्जेक्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे पकड़ के टैकल करना है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को मैंने ये बताया है कि अच्छा आंसर कैसे लिखें, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हर आंसर को समझने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो आंसर को सही से समझने के लिए मैं आप लोगों को ना कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, वो पॉइंट्स आप ध्यान से देखो। जो भी सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको कुछ इस तरीके से देखना है। देखो, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इतिहास, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तीनों में जो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय जो चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, जैसे कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप बस इतना देखना कि पुराने साक्ष्य, कोई ऐसी बात पूछ रहा है जिसका सबूत या जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो पुराने टाइम से रिलेटेड है। मतलब इतिहास के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, समय तो हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, आधुनिक हो गया, लेकिन ये देखना कि उनमें से कोई साक्ष्य याद है। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, क्या उसमें से किसी भी चीज की आपको प्रॉपर थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट या स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम याद है? तो पहले तो इनको पकड़ो। दूसरा, आपको बोला गया है महत्वपूर्ण स्थान और व्यक्ति। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये देखो इसमें महत्वपूर्ण किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और किस स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो आप ये पॉइंट्स पकड़ लेना। उसके बाद आपको ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि क्या उसमें किस समय की बात हुई है, क्या उसमें मध्य समय की बात हुई है यानी कि मध्यकाल की, क्या उसमें प्राचीन काल की बात हुई है, क्या उसमें आधुनिक काल की बात हुई है। वैसे तो प्राचीन पहले आता है, मध्य बाद में आता है, फिर आता है आधुनिक।
लेकिन अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है जैसे आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मध्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकाल में जैसे राजा महाराजाओं से रिलेटेड हो गया, ठीक है। प्राचीन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्राचीन समय को भी एक बार पढ़ लेना है। प्राचीन समय जैसे कि बर्नियर हो गया, ठीक है, 12th की अगर हम बात करें, बर्नियर हो गया, ये जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने यात्राएं करी हैं, तो उनसे रिलेटेड पॉइंट्स या उनसे रिलेटेड नाम याद रखना है, स्थान याद रखना कि कौन कौन से स्थान पे वो लोग गए थे। और आधुनिक में तो आपको पता ही है कि भारत के आजाद होने से पहले, मतलब कि जब भारत में अंग्रेज आए उस समय क्या क्या बदलाव हुए, तो आधुनिक समय में वो भारत को भारत में अंग्रेजों के जाने के लिए भारत के राजनेताओं द्वारा किए गए काम, आंदोलन, ये सब आधुनिक में याद रखना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका हिस्ट्री का। अब अगर बात करें हम भूगोल की, तो मैं अपने जो बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं उनसे स्पेशली भी इस चीज को बोलता हूँ कि आप लोगों को भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत ना सारी चीजें पढ़ने की नीड नहीं है। एक तो मेन पॉइंट पढ़ो, दूसरा सिर्फ मैप याद रखो, मैप भारत का, वर्ल्ड का, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, जो बच्चे 10th क्लास में हैं तो उनको भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं पर्सनली बच्चों को ही बोलता हूँ कि भैया आंसर में लिखते समय ना आपको मैप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, जहां जरूरत पड़े वहां मैप डालो। अगला है राजनीति यानी पॉलिटी। बच्चों को सबसे ज्यादा ना पॉलिटी में ये टेंशन होती है कि मैं डेट कैसे याद रखूं। तो देखो, मैं एडवाइस कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो डेट याद नहीं कर सकता, तो वो लोग ना मध्यकाल लिख दिया करो उस समय, मध्यकाल या आधुनिक काल, या फिर आजादी से पहले। जैसे अगर कोई ऐसी बात हो रही है जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं, अंग्रेजों का और भारत के राजनेताओं से रिलेटेड कोई आंदोलन है, तो आप बोलेंगे कोई डेट अगर आ गई वहां पर, तो उस डेट की जगह आप बोलो आजादी से पहले, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं राजनीति यानी कि पॉलिटी के बारे में। तो कई बच्चों के ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया हमें डेट याद नहीं होती है, तो मैं उनको स्पेशली ये बोलता हूं कि आंसर लिखते समय आपको पहले तो घबराओ मत, और जब भी जहां भी डेट की बात आए या पार्टिकुलरली किसी एक समय की बात बताई जा रही है, तो आप उसकी जगह ना मध्यकाल बोल दो, आधुनिक काल बोल दो, या फिर अगर आप ऐसे समय की बात कर रहे हो जिसमें भारत के आजाद होने से पहले की बात है, ठीक है, और या आजादी के बाद की बात है, तो आप वहां पर यही लिख दो कि भारत आजाद होने से पहले फला व्यक्ति ने इस प्रकार के थॉट्स को बताया, ठीक है। भारत आजाद होने के बाद हमने ये ठीक है आंदोलन जारी रखे। तो देखो, इसमें फिर भी मैं तो बोलूंगा कि भैया पढ़ लो। तो समय, एक तो आप डेट ध्यान रखो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ डेटें आपको याद रखनी पड़ेगी। 1919, 1911, 1935, इस तरह की डेट हो गई, 1947, 1988, 1950, योजना आयोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ व्यक्ति जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और महात्मा गांधी, इन व्यक्तियों को तो याद ही रखना है। आप पूरे डम बन के नहीं जाओगे कि नहीं अब वो मैं लिख दूंगा, बना दूंगा। तो सोशल साइंस के अंतर्गत सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता है, आपको कुछ चीज़ों तो अच्छे से लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करेगा ना, वो उस सब्जेक्ट में टॉप किया होता है, तभी उसको एग्जाम्स मतलब कॉपीज मिलती हैं चेक करने के लिए। तो व्यक्ति, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। और दूसरा, मैं उन सभी बच्चों को स्पेशली हिदायत दूंगा जो भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जा रहे हैं, कि वो लोग अगर पॉलिटी वाला सेगमेंट पढ़ते हैं ना, तो 1900 से 1990 तक जितनी भी आंदोलन, जितनी भी मतलब आंदोलन या क्रांतियां, जितने भी मूवमेंट्स या जितनी भी रिलेटेड चीजें हुई हैं, उनको याद रख लेना। मतलब प्रमुख आंदोलनों में मैं इंपॉर्टेंट देखूंगा कि प्रमुख आंदोलनों से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊं, तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें जो राजनीति में आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय, भारत के आजाद होने से पहले से लेके उसके बाद तक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। जैसे कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने किस स्थान में सबसे पहले फैक्ट्री लगाना स्टार्ट किया, आजादी के बाद कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई जिससे कि भारत की गरीबी कम हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि प्रश्न के अंतर्गत आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आप याद रखोगे तो आपको आंसर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि आंसर सही कैसे लिखें, जिससे आप पूरे नंबर, पूरे मतलब मैं यहां श्योरिटी दे रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे ने मेरे इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया ना,
तो वो चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर या 3 नंबर, और इस तरीके से अगर करता रहा तो वो पूरे नंबर ले आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोलता आ रहा हूँ अभी तक कि साइंटिफिक तरीका। तो क्या है साइंटिफिक तरीका, तो सुनो। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं विकल्पों से बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेहतर है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी कि बच्चों से ऑलरेडी ये डिमांड की जा रही है कि ये जो लिखा है ना, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं और जितने भी विकल्प है, अन्य व्यवस्था मतलब विकल्प से बेहतर है। ये आपको बोल रहा है कि लोकतंत्र शासन जो है वो जितनी भी संस्थाएं या जितने विकल्प है उनसे अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? आप बताइए कि आपके नजरिए से कैसा। तो कई बच्चों को अब टेंशन ये हो जाती है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि किसी भी चैप्टर में ये नहीं लिखा होता है ऐसे, मतलब ये नहीं लिखा होता है ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरी समरी होती है आपके सामने। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो ध्यान रखना है वो क्या, कि हर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। तो वो देखो कैसे। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, तो याद रखना मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी पेपरों के अभी 1-1.5 महीना है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आंसर सही से कैसे लिखेंगे। तो मैं आराम से बता रहा हूं, आप बस आराम से सुन लो। ठीक है, और जब अगर आप लोगों के कल परसों ही पेपर है या आप लोग बहुत बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो भी बस इस बहुत ही आराम से शांत मन से इस पॉइंट्स को समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते समय आपको जो याद रखना है वो ये कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें से सबसे पहले मुझे पकड़ना है कीवर्ड। अब आप लोग के मन में आ गया कीवर्ड क्या, कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा आपको कीवर्ड पकड़ने के बाद हर क्वेश्चन का देना है, मतलब क्वेश्चन के आधार पे एक छोटा सा आपको क्या देना है, इंट्रो। मतलब जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन के हिसाब से पहले बताओ कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। आपको ये रियलाइज कर देना है, आपको ये रिलीव कर देना है एग्जामिनर को कि भैया ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो भी कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स की, ठीक है, उन कीवर्ड्स की आपको क्या बना लेनी है, हेडिंग। कीवर्ड्स की आप लोग हेडिंग बना लो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, सब बता दूंगा। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है या आप जिस हिसाब से बता रहे हो तो उसमें आप देखो क्या उस क्वेश्चन के अंदर कहीं मैप या कहीं पर किसी प्रकार का डायग्राम बन सकता है क्या। तो डायग्राम अगर आपको लगता है कि डायग्राम सुटेबल है या इस क्वेश्चन में डायग्राम बन रहा है या मैप बन रहा है तो कीवर्ड की हेडिंग के नीचे ही आपको डायग्राम शो कर देना है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है कि जो भी आप डायग्राम बना रहे हो या हेडिंग्स के हिसाब से लिख रहे हो तो उन हेडिंग को पॉइंट वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को आपको लिखना है। पॉइंट वाइज मतलब आपने एक बुलेट नंबर डाला फिर उसका एक पॉइंट लिख दिया। सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट बताओ, उसका अगला पॉइंट, फिर उससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट। यानी कि आंसर में कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, सबसे पहली बात ये याद रखना। तो आंसर लिखते समय आपको ये चीज याद रखनी है कि कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंतर्गत, उसका इंट्रो देना है, कीवर्ड की हेडिंग बनानी है। उसके बाद अगर कीवर्ड की हेडिंग बनाते समय आपको लग रहा है कि कीवर्ड की हेडिंग मैंने बना ली है, हेडिंग मतलब उसको हेडिंग में लिख लिया है, अब इसमें मैं मैप इजीली लिख सकता हूँ या इजीली डाल सकती हूँ, तो उस मैप को ही फिर एक्सप्लेनेशन कर दो। ठीक है, और फिर पॉइंट वाइज, और एक्सप्लेनेशन का तरीका पॉइंट वाइज होना चाहिए। अब क्या है कीवर्ड, तो सुनो। कीवर्ड देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोला है, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं यानी कि और जो विकल्प है से बेहतर है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, यानी कि आपसे पूछी जा रही है आपकी राय, तो आप बताइए क्या कीवर्ड्स क्या। तो आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि सिर्फ पूछा क्या है, तो पूछा है लोकतंत्र शासन, पहला कीवर्ड यही हो गया। आपको बताना है लोकतंत्र शासन, पहले यही बताओ लोकतंत्र शासन क्या है। उसके बाद बोला इसने अन्य व्यवस्थाओं यानी कि विकल्प से अलग है, तो लोकतंत्र के अलावा अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं, राजतंत्र हो सकता है, तानाशाही हो सकता है ना। तो अब उन व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, तो दूसरा कीवर्ड ये हो गया। और अंत में आपको स्पेशली ये क्वेश्चन ये हिदायत दे रहा है कि ये इसमें बताइए बेहतर कौन सा है, बेहतर। तो ये जो बेहतर यानी डिफरेंशियस पूछ रहा है, इस डिफरेंशियस को आप अपने शब्दों में विश्लेषण कीजिए,
अपने शब्दों में, मतलब आपको जैसे सही लग रहा है ना, आप वैसे बस एग्जामिनर को बताने की कोशिश करो। और आपको शायद ये सुन के अजीब लगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2022 का ही क्वेश्चन है और ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो पूरे नंबर आप उठा लोगे। अब कैसे लिखते हैं आंसर, अब ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग अब जैसा कि मैंने बताया था ना अभी आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स को पकड़ना है, तो उसी पॉइंट के आधार पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने उसमें पहले लिखा था कि आपको सबसे पहले कीवर्ड्स पकड़ने। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 ही कीवर्ड्स हैं, एक लोकतंत्र शासन और एक लोकतंत्र शासन क्या है, दूसरा अन्य व्यवस्थाएं क्या है, और उनको बेहतर करने के लिए आपके खुद की राय। अब देखो, सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स पकड़ने के बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, उसमें इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो में का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसी क्वेश्चन को आपको ये समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसको अपने शब्दों में लिख दो। तो लोकतंत्र शासन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो बताओ कि वो अन्य शासन से कैसे अलग है। तो आपने बताना है कि लोकतंत्र व्यवस्था समाज के कई वर्गों को एक समाज श्रेणी में रखकर समाज में एकता, समानता, प्रभुत्ता प्रदान करता है, अखंडता प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें शासक लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही चुना जाता है। क्योंकि यहाँ पर पूरा बोला जाता है कि लोकतंत्र कैसे अच्छा है। तो पहले आपने इंट्रो पार्ट में बता दिया कि लोकतंत्र जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ उसमें लोकतंत्र ये है, और ये बोला है लोगों द्वारा चुना जाता है और मत आधार पे जिसे चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। तो आपने इंट्रो में बताया कि लोकतंत्र के बारे में जो आप पूछ रहे हो हमसे, तो लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र आपने बता दिया कि लोकतंत्र ये है, ठीक है। इंट्रो में आपने लोकतंत्र के बारे में बता दिया। अब पूछा जाए, स्पेशली मैंने बोला था कि जब आप इंट्रो पार्ट दे दोगे तो इंट्रो पार्ट के बाद आपको बताना है उसमें कीवर्ड की हेडिंग। तो कीवर्ड क्या है, लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र, तो लोकतंत्र लिख दिया। अब बताइए एक्चुअल में लोकतंत्र क्या है। तो देखो, लोकतंत्र के बारे में आप स्पेशली 7th में, 8th में, 9th में, 10th में पढ़ते आए हो और आपने जाहिर सी बात है रिवीजन करके ही बैठे होगे अभी तक। तो लोकतंत्र में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो लिखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हूबहू ऐसे लिखो या हूबहू जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिखो, नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वो लिखो जो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसी आधार पे आंसर्स अगर आप लिखते हो तो उसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। वो रटने वाला जमाना छोड़ दो और रटने वाला जमाना चला भी गया। तो देखो क्या बोला है, किस प्रक्रिया में, अब आप लोकतंत्र बता रहे हो जो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, इस प्रक्रिया में चुनाव के द्वारा समाज में राजनीतिक व्यवस्था की जाती है, यानी कि समाज के अंदर राजनीतिक व्यवस्था जो भी होगी वो चुनाव प्रक्रिया द्वारा, मतलब इलेक्शंस के द्वारा वोट डाले जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया होगी, उसमें जो प्रतिनिधि चुना जाएगा उस आधार पर, ठीक, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ये लोकतंत्र है जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार हो और सभी सामाजिक प्रक्रियाएं संविधान के आधार पर तय की जाती हैं, ये है लोकतंत्र। तो आपने बता दिया कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, आप लोग अब समझ गए कि लोकतंत्र क्या था। अब देखो अन्य विकल्प की अगर बात हो तो अन्य विकल्प में मैं आप लेता हूं जैसे कि अन्य व्यवस्थाएं, तो दूसरा कीवर्ड है अन्य व्यवस्थाएं। तो देखो अन्य व्यवस्थाओं में मैंने एक पॉइंट लिया है राजतंत्र। याद रखना है आपको, वर्डों के लिमिटेशन भी पता होने चाहिए क्योंकि 5 नंबर का है, लिखने को बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अंडर वर्ड्स रहना है। तो देखो, तो राजतंत्र मैंने एक लिया है, आप इसकी जगह कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। राजतंत्र, तो राजतंत्र क्या है, ये लोकतंत्र से अलग है, राजतंत्र है ना, अन्य विकल्प है। तो राजतंत्र में होता क्या है, ये कैसे है, ये कैसे लोकतंत्र से अलग है। तो सुनो, बोला गया है कि इस व्यवस्था में लोगों के अधिकार का हनन होता है। ये तो बात सही है, किसी को कोई अधिकार नहीं होते, सिर्फ उसी व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है जिसके अंडर कंट्रोल है सारी चीजें। सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा समाज का संचालन उसकी अपनी मर्जी से होता है। एक व्यक्ति ही समाज का संचालन करता है, उसको नहीं फिक्र है लोगों की, उसे नहीं फिक्र होती है समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की व्यवस्था की, उसकी अपनी मर्जी से संचालन होता है, ठीक है। जिसमें लोगों को समानता का, एकता का, प्रभुसत्ता का कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अधिकार नहीं होता है। नहीं का मतलब कि भैया समाज के अंदर किसी की नहीं चलेगी सिवाय उस व्यक्ति की जिसके अंडर कंट्रोल में पूरा समाज है, जैसे कि राजा,
ठीक है, होता है जैसे फ्रांस में लुई 16 के समय में हुआ था। तो अगर आपको फ्रांसीसी क्रांति याद होगी तो आपको पता होगा कि फ्रांस के अंतर्गत राजतंत्र था लुई 16 के समय। तो लुई 16 के समय क्या हुआ था, पूरा समाज चितर बितर हो चुका था, ना आर्थिक व्यवस्था सही थी, ना सामाजिक व्यवस्था सही थी, ना लोगों का कोई अधिकार था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो हाँ, अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर को लिखते समय ना आप कोशिश किया करो एग्जांपल्स देने की, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको लोकतंत्र बता दिया, मैंने आपको अन्य व्यवस्थाओं का विकल्प बता दिया, हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स और क्या क्या दर्शाने, अब वो देखते हैं। अब देख लेते हैं ये दोनों कीवर्ड्स को लिखने के बाद जो हेडिंग बनाएंगे, अब उसके बाद आती है अंतिम बारी, आती है मुख्य बिंदु की। तो आप मुख्य बिंदु लिख सकते हैं कि मुख्य बिंदु अब क्या क्या चीज है जो लोकतंत्र आपके नजरिए से क्या है, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हो तो आपके नजरिए से ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे, देखो क्या मुख्य बिंदु में आप लिखेंगे, लोकतंत्र समाज के लोगों का और उसके अधिकारों का विशेष ध्यान रखता है। लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के विशेष अधिकार क्या है उसका ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्र में व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोगों को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है लोकतंत्र में सामाजिक स्थिति का विशेष ध्यान दिया जाता है। लोकतंत्र व्यवस्था अपने आप में एक अच्छी सामाजिक स्थिति का भी वर्णन करती है। अब सामाजिक स्थिति के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ बोला गया जैसे कि राजनीतिक न्याय, समाज में सभी को राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र की खासियत है। जैसे कि सामाजिक न्याय, सभी को समाज के जो न्याय होते हैं, ऊंच नीच, जाति बिरादरी और कई प्रकार के होते हैं ना, लिंग भेद, ये सारे आधारों पे एक न्याय प्रक्रिया होती है। और आर्थिक न्याय, और आर्थिक रूप से भी न्याय देने के काम भी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के अंतर्गत तो आते ही हैं। साथ के साथ ये लोकतंत्र की विशेषता को बताते हैं, जो कि बोला गया है कि विश्लेषण कीजिए। तो हमारे नजरिए से तो विश्लेषण ऐसा ही है, क्योंकि लोकतंत्र एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अंत में यानी कि नीचे की तरफ एक छोटी सी जगह पे आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बना के आप पॉइंट्स को बता देंगे, क्योंकि नंबर तो पूरे उठाने, तो नंबर पूरे उठाने तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जो सामाजिक व्यवस्था की, इसमें समाज की व्यवस्था ही पूछ रहा है, लोकतंत्र और अन्य वैकल्पिक, ठीक है। तो अन्य वैकल्पिक को मतलब विकल्पों के अंतर्गत क्या चीज हो सकती है, तो सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक तो लोकतंत्र आधार पे और एक राजतंत्र आधार पे। तो ध्यान देना कि आप इन पॉइंट्स को जब आप कॉपी के नीचे लिखोगे ना आंसर शीट में, तो एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस जाएगा कि बच्चे ने चीजें तो बताई हैं बाकायदा पॉइंट वाइज हेडिंग बना के, लेकिन अंत में उसने उन चीजों का पूरा कंक्लूजन भी दे दिया है, पूरा का पूरा निचोड़ भी दे दिया है। तो देखो आप कैसे बोलेंगे, लोकतंत्र ऐसे ही बनाइएगा, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार होते हैं और राजतंत्र में कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। डिफरेंसेस बता दिया, क्योंकि आप बता रहे हैं ना विश्लेषण करने के लिए, तो विश्लेषण ही तो हो गया ये। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र आधारित व्यवस्था में होते हैं, और न्याय सिर्फ यहाँ पर राजतंत्र के आधारित होते हैं। मत देने का अधिकार सिर्फ लोकतंत्र में होता है, और यहाँ चुनाव लड़ने का या मत देने का कोई अधिकार नहीं होता। आप ऐसे ही लिखिए, कुछ चीजों को ना आपको एकदम जनरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। चुनाव लड़ने का कोई यहाँ पर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है पूरी तरीके से, और यहाँ तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। और सामाजिक व्यवस्था यहाँ सिर्फ राज्य यानी कि सिर्फ और सिर्फ राजा के आधार पे ही समाज की व्यवस्था होती है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीका जिससे आप अच्छे आंसर सामाजिक विज्ञान में ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी भी टैकल करना है, इसी प्रकार से आपको पूरी तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी टैकल करने हैं। तो इन शॉर्टली मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है। अगर आप में से किसी की कोई क्वेरी है, अगर आप किसी को स्पेशली ज्योग्राफी के क्वेश्चन समझने हैं, स्पेशली किसी को हिस्ट्री के क्वेश्चन समझने हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके अकॉर्डिंग ही मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊं कि आप लोगों के आंसर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो प्लीज़ फोकस्ड हो जाओ उन सारे टॉप चैप्टर्स पे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी करो उन बच्चों को जो बच्चे अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। उनको ये दिखाया जाता है कि अब वो बहुत अच्छा कर लेंगे, इतना परसेंट दिला दूंगा, उतना परसेंट दिला दूंगा। मैंने देखी है कई वीडियो 99% ले आओगे, 80% ले आओगे,
पर मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप परसेंटेज तभी लाओगे जब आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि ये चीज तो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए ना, कोई कैसे कर देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। हाँ, वो इंसान कर सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाए। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है ये एक सही रास्ता दिखाने की, जो कि मैंने आपको दिखाई है कि बोर्ड एग्जाम है, रिस्क नहीं लेना है, तो इस तरीके से आप आंसर करें। ठीक है।